नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। चार बड़ी खबरों में आज हम बात करने वाले हैं, जहां मोदी कैबिनेट की बैठक में आज चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बजट सत्र पर भी मंथन किया जाएगा। तो वहीं दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज 5 राज्यों में चुनावी रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। बीजेपी आला कमान की बैठक में भी शामिल होंगे। और एक और बड़ी खबर, जहां चुनाव मैदान में अखिलेश यादव अब उतरने वाले हैं। आजमगढ़ या कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि शायद अखिलेश यादव चुनाव ना लड़ें, लेकिन अब अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे। पूर्वांचल की किसी भी सीट से समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो चुनाव लड़ सकते हैं। चौथी खबर, मध्य प्रदेश में सस्ती होगी शराब। 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू होगी। देसी विदेशी शराब की दुकानें अब अलग अलग नहीं होंगी, एक ही जगह पर दोनों दुकानें होंगी। तो आज ये 4 बड़ी खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक आज काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। बैठक में आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बजट सत्र पर मोदी कैबिनेट का महामंथन होगा। तो बता दें कि मोदी कैबिनेट में पंजाब में हुई पीएम मोदी की सुरक्षा चूक को लेकर के भी आज बात होने वाली है। तो मोदी कैबिनेट का आज महामंथन है। चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और आने वाले बजट सत्र पर भी मंथन किया जाएगा। तो यूपी चुनाव जीतने पर खास फोकस रखा गया है, जिसमें मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक है और इस बैठक में सभी विषयों पर चर्चाएं की जाएंगी और कई मायने में ये आज की जो बैठक है वो अहम मानी जा रही है। तो वहीं चुनाव समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा भी आज होगी। बजट सत्र पर भी इस पर मंथन किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यूपी चुनाव को जीतने पर खास फोकस इस बैठक में किया जाएगा। तो मोदी कैबिनेट की अहम बैठक है आज और कई मायनों में इस बैठक को अहम माना जा रहा है। तो मोदी कैबिनेट का महामंथन आज होने जा रहा है। बजट सत्र पर भी मंथन किया जाएगा। यूपी चुनाव पर जीतने में खास फोकस इसमें रखा जा रहा है। तो वहीं पूरे 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उन पर भी फोकस किया जाना है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता कमलेश चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। किस तरह से इस बैठक को देखा जा रहा है, कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक? दिनेश, आप जानते हैं कि देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की जो स्थितियां पिछले साल थी, पीक पर थी, लगभग वही स्थितियां बनती जा रही हैं। पीएम मोदी लगातार इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं। हाल ही में इसी हफ्ते उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की थी और कोरोना की स्थितियों की समीक्षा की थी। इस लिहाज से माना जा रहा है कि जो मोदी कैबिनेट की बैठक है उसमें कोरोना को लेकर मंथन हो सकता है, कुछ नए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। हालांकि लॉकडाउन लगाने को लेकर सरकार पहले भी कह चुकी है कि वो उसका पहला विकल्प लॉकडाउन नहीं है, दूसरी बंदिशें लागू की जा सकती हैं। तो माना जा सकता है कि कोरोना पर अहम फैसला हो सकता है। टेस्टिंग बढ़ाने जैसे कदम उठाए जा सकते, टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है और हल्के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जहां स्थितियां विकराल हो रही हैं। कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और कई राज्यों में तो बड़ी विकराल स्थिति मानी जा रही है। इसलिए लगभग तय माना जा रहा है कि कोरोना को लेकर कोई न कोई अहम निर्णय होगा। और तमाम आपने देखा होगा कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद से ही सरकार इस बात पर लगी है कि कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए। चूंकि 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और सरकार सीधे ऐसा कोई फैसला तो नहीं ले सकती है जिससे चुनावी लाभ हो, लेकिन अप्रोक्ष रूप से कुछ ऐसे फैसले सरकार ले सकती है जिसका फायदा उसको चुनावों में मिले। पिछली कैबिनेट की बैठक में आपने देखा होगा कि दक्षिण के जो किसान हैं उनको लाभ अपने पक्ष में लाने के लिए, उनको खुश करने के लिए नारियल का एमएसपी बढ़ाया गया, नारियल पर एमएसपी बढ़ाया गया था। तो कृषि को लेकर भी इसमें कुछ फैसले सरकार ले सकती है जिसका फायदा किसानों को मिले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि श्रीलंका में घोर आर्थिक संकट चल रहा है और श्रीलंका की सरकार ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। भारत के सामने एक मौका है कि दक्षिण एशिया में जिस तरह से चीन का दखल बढ़ता जा रहा है, हमारे पड़ोसी देशों में चीन लगातार दखल दे रहा है, तो श्रीलंका का जो संकट है वो मानवीय आधार पर भी सरकार कदम उठा सकती है और कूटनीतिक लिहाज पर भी फैसला ले सकती है। श्रीलंका के लिए मदद का ऐलान कर सकती है। पीएम की सुरक्षा में पिछले हफ्ते जो चूक हुई उसके बाद से लगातार इस बात पर विचार किया जा रहा है कि पीएम का जो सुरक्षा घेरा है उस पर उसे और कैसे कड़ा किया जा सकता है। तो कैबिनेट उस पर भी विचार कर सकती है। सुरक्षा इंतजामों पर और एहतियात बरतने पर विचार किया जा सकता है।
कुल मिलाकर कहा जाए तो इसमें अपरोक्ष रूप से चुनावी स्थितियों के मद्देनजर भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। कुछ फैसले जो सामयिक परिस्थितियां बनी हुई हैं उन पर भी विचार कैबिनेट कर सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण अभी जो नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर के खास फोकस पूरी बीजेपी पार्टी कर रही है। तो किस तरह से देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में क्या कुछ ऐसी कमियां अभी लग रही हैं बीजेपी को जो शायद अब इसको पूरा किया जा सके? दिनेश, चूंकि मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में ऐसे कोई फैसले नहीं लिए जा सकते नीतिगत स्तर पर जो चुनाव को प्रभावित करें। उत्तर प्रदेश को लेकर कोई अलग से फैसला नहीं लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब और जो भी राज्य हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं वो जो सीधे उन राज्यों को प्रभावित करें, ऐसे फैसले नहीं लिए जा सकते। सरकार ने इसके पहले ही तमाम इस तरह के फैसले ले लिए थे, चाहे गन्ना किसानों को राहत देने का मामला है कोई, लेकिन मैंने कहा कि कुछ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं कि इनका प्रत्यक्ष प्रभाव भले न पड़े लेकिन अपरोक्ष रूप से उनका लाभ उठाया जा सके। तो कृषि क्षेत्र पर ही किसानों को मनाने के लिए कुछ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं कि जिनका जो फैसले तो देश के लिए लिए जाएं लेकिन उनका असर उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी दिखे। जहां तक बात चुनाव की है तो आज कैबिनेट की बैठक के बाद थी केंद्रीय भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक है और इन मसलों पर उस पर विचार होगा। खासकर जो उत्तराखंड में टिकट का घमासान मचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले और दूसरे चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची उत्तर प्रदेश में जारी कर दी है, लेकिन अगले चरणों के लिए आज उस पर विचार हो सकता है। लेकिन कैबिनेट की बैठक में ऐसे फैसले सीधे तौर पे नहीं हो सकते जो चुनाव को प्रभावित करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो मोदी कैबिनेट का महामंथन है आज, यूपी चुनाव जीतने पर खास फोकस रहेगा और काफी कई मायनों में ये बैठक अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां बीजेपी आला कमान की होने वाली बड़ी बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज और कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। सीएम शिवराज को भी यूपी की कमान संभालने की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो अब शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं और इस पहुंच करके एक बैठक में शामिल होंगे। खास करके उत्तर प्रदेश में जो होने वाले चुनाव हैं उन चुनावों को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा दायित्व शिवराज सिंह चौहान को मिल सकता है। और बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी से जुड़े, उन नेताओं को भी उत्तर प्रदेश में चुनावों के में बीच में जाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। और इसका कितना क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी एक देखने वाला विषय होगा। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं और बड़ी एक बैठक में वो भी हिस्सा लेने वाले हैं। खास करके जिस तरह से एक रणनीति तैयार की जा रही है उत्तर प्रदेश में चुनावों के लिए, उसमें शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान के अलावा और भी कई ऐसे बड़े बीजेपी के चेहरे हैं जिनको उत्तर प्रदेश में चुनावों में जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, जिनको एक स्टार प्रचारक के तौर पर वहां पर पेश किया जाएगा और वो बीजेपी की तरफ से पार्टी की खासियतें, पार्टी की उपलब्धियां जनता के बीच में रख सकें, जिससे कि एक ज़्यादा से ज़्यादा समुदाय को बीजेपी की ओर आकर्षित किया जा सके। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। 5 राज्यों में चुनावी रणनीति पर रणनीति बनाई जाएगी। और खास करके उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी आला कमान के साथ चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर खास फोकस इस बैठक में रहने वाला है। तो उत्तर प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होने जा रहे हैं। 5 राज्यों में चुनावी रणनीति पर रणनीति तय की जाएगी। बीजेपी आला कमान के साथ चर्चा भी की जाएगी और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं उसमें खास फोकस रखा जाएगा और सीएम शिवराज सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा है, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है और तमाम जो खबरें आ रही हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश में चुनावों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है?
दिनेश, बात की जाए देश में 5 राज्यों में चुनाव है और बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो बीजेपी पार्टी की आज दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल रात को रवाना हो गए हैं और दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में आज की जो बड़ी बैठक है उसमें शामिल होंगे। क्योंकि बात की जाए 5 राज्यों के चुनाव की, तो 5 राज्यों के चुनाव को लेकर बीजेपी द्वारा जो रणनीति तय की गई है उसके तहत ये जो बैठक है वो रखी गई, जिसमें कई पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही बात की जाए बीजेपी पार्टी की, तो केंद्र सरकार द्वारा जो तमाम जो योजनाएं हैं जिस प्रकार से चलाई गई है वो किस प्रकार से जमीनी स्तर तक पहुंची है। और साथ ही बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, क्योंकि मुख्यमंत्री की बात की जाए मध्य प्रदेश के, तो लगातार मुख्यमंत्री जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के दौरे में बने रहते हैं, एक ऊर्जावान मुख्यमंत्री है, तो आज की बड़ी बैठक में वो भी शामिल है। और शामिल होने के बाद संभावना ऐसी जताई जा रही है कि यूपी के चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जवाबदारी मिल सकती है। क्योंकि स्टार प्रचारक की बात की जाए तो स्टार प्रचारक के तौर पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तो नाम है, और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जो यूपी से जुड़े हुए हैं, तो संभावना ऐसी जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जवाबदारी दी जाएगी चुनाव में। साथ ही मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से बीजेपी पार्टी की जो महिला विंग्स है वो सभी यूपी पहुंच गई हैं और लगातार प्रचार प्रसार में लगी हुई है। और साथ ही बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के जो तमाम दिग्गज जो नेता हैं, क्योंकि बात की जाए नरोत्तम मिश्रा की, गोपाल भार्गव की बात की जाए, भूपेंद्र सिंह की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं इनका भी जो एक्सपीरियंस है वो यूपी चुनाव में काम आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो हर जिले से 2 कार्यकर्ताओं को चुना गया है यूपी चुनाव के लिए, और साथ ही कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो यूपी पहुंच चुके हैं चुनाव प्रचार के लिए और लगातार प्रचार करते नजर आ रहे हैं। मगर आज की जो बैठक है दिनेश, बात की जाए एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के लिए पूरे देश के जो बीजेपी पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं, और बात की जाए कई राज्यों के मुख्यमंत्री की, तो वो सभी शामिल होंगे और सभी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाएगी। मगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बड़ी जवाबदारी मिल सकती है यूपी में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं और यूपी चुनाव पर खास फोकस रहने वाला है, जहां पर केंद्रीय समिति की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। और ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, इस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव सहित 5 राज्यों में चुनाव हैं, सभी राज्यों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश पर खास फोकस रहेगा। और खबर ये है कि शिवराज सिंह चौहान को एक वहां पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में होंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अभी आजमगढ़ से सांसद हैं। अखिलेश अगर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो वो किस सीट से उम्मीदवार होंगे ये फिलहाल अभी साफ नहीं हो पाया है। अखिलेश अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें लोकसभा की सदस्यता भी छोड़नी होगी। तो अखिलेश यादव आजमगढ़, कन्नौज से या फिर पूर्वांचल की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। चुनावी रण में उतरने के सवाल पर अखिलेश यादव ने अब तक यही कहा है कि अगर पार्टी तय करेगी तो वो चुनावी मैदान में जरूर उतरेंगे। बता दें कि अखिलेश यादव खुद को मौजूदा योगी सरकार का विकल्प बता रहे हैं। यहां तक कि कई चुनावी जनसभाओं में अखिलेश ने दावा किया है कि सपा यूपी चुनाव 2022 में 400 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। तो अखिलेश यादव को अब मैदान में उतरने की जो खबरें सामने आ रही हैं, ये कितनी सही हैं और क्या कुछ इनकी सत्यता है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इतना अभी जो खबर आ रही है सामने वो ये है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, कितनी इसमें सत्यता लग रही है और कौन सी वो सीट हो सकती है जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अखिलेश यादव सांसद है और आजमगढ़ से ही सांसद है, लेकिन अखिलेश यादव ने जिसका ऐलान किया कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, पार्टी तय करेगी किस सीट से लड़नी। हालांकि जो तस्वीर साफ हुई है वो ये माना जा रहा है कि 99.99% अगर जो सीट है वो आजमगढ़ की ही सीट है, वो है गोपालपुर की सीट। जो गोपालपुर की सीट है उसमें वो वहां पर वो अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के खेमे में वो सीट रही है। हालांकि 4 बार से लगातार वो सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में रही है। और इसके ज्यादा अगर हम बात करें उसके इतिहास की,
तो उसका इतिहास ये रहा है कि यादव के बाद वहाँ सबसे ज्यादा जो वोट बैंक है वो दलित का है। तो ऐसे में इसलिए इस सीट पर अगर देखा जाए तो सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का ही इतिहास रहा है। हालांकि इस बार में चुनाव में सबसे ज्यादा फोकस गोरखपुर शहर और गोपालपुर सीट यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर की सीट शहर से लड़ेंगे वो सीट और गोपालगंज यानी आजमगढ़ का गोपालपुर सीट जो है वो जहां अखिलेश लड़ना चाह रहा है। तो मेरे ये दोनों सीट कहीं नहीं बहुत हॉट सीट होगी और इस सीट में दोनों देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर ये विधानसभा का दोनों चुनाव लड़ेंगे यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से और आजमगढ़ के गोपालपुर की सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। हालांकि देखिए अखिलेश यादव इसलिए उस सीट पर लड़ना चाह रहे हैं क्योंकि वहां से सांसद भी हैं आजमगढ़ से और उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, वोटर भी वहां पर हैं। ऐसे माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा अगर उनका कोई समीकरण बनेगा तो सबसे ज्यादा गोपालपुर सीट पे बनेगा। हालांकि इसे ज्यादा सीटें अगर देखी जाए वो भी अगर उम्मीद बताई जा रही है कि अगर पार्टी तय करेगी तो वो कन्नौज के सीट से भी चुनाव विधानसभा लड़ सकते हैं। हालांकि कन्नौज से उनकी पत्नी डिम्पल वहाँ चुनाव इस बार हार गई थी, हालांकि इससे पहले वो सांसद वहां से रही है। तो कन्नौज से भी माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का ठीक ठाक वोट है वो यादव के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक है, तो उस वोट बैंक से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसके पहले देखिए उनका जो गढ़ समाजवादी पार्टी का जो है मैनपुरी रहे हो सफाई रही हो, लेकिन वहां से उनके जो दूसरे चाचा बड़े ताऊ के लड़के हैं सफेद वगैरह वो चुनाव वहां लड़ते हैं, घराने के लोग लड़ते हैं, इसलिए वो किसी दूसरी सीट यानी सबसे ज्यादा उम्मीद को बताई जा रही है वो आजमगढ़ के गोपालपुर से। हालांकि पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो ये मान के कर रहे हैं कि गोपालपुर की सीट से वो चुनाव लड़ेंगे और उससे लड़ने से फायदा इनको समाजवादी पार्टी को ये मिलेगा कि आजमगढ़ के आसपास से जो मंडल देखिए पूर्वांचल पूरी तरीके से फोकस हर दल करता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बसपा हो, सबको ये पता है कि पूर्वांचल को मजबूत करना है। तो ऐसे तो पूर्वांचल का एक गढ़ माना जाता है आजमगढ़ और आजमगढ़ से अगर कुछ गोपालपुर से लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आसपास मंडलों पे कई विधानसभाओं से असर पड़ेगा। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज के कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव अपनी ये गोपालपुर की सीट क्लियर कर सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के शहर सीट से लड़ेंगे, सदर सीट से लड़ेंगे, तो वो भी उन्होंने फोकस पूर्वांचल ही। हालांकि पहले तो प्रयास लगाए जा रहे थे कि अयोध्या से लड़ सकते हैं, लेकिन वो खुद गोरखपुर से उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और उसका सीधा मकसद है कि कहीं ना कहीं केंद्रित है गोरखपुर पूर्वांचल का गढ़ है। तो ऐसे में उन सभी दल जो है ज्यादातर फोकस जो करते हैं बड़े नेताओं वो पूर्वांचल करते हैं। पूर्वांचल में किसी भी विधानसभा की सीट को चाहे लोकसभा का चुनाव हो वो पूर्वांचल पे बड़े नेता जब फोकस करते हैं तो उसका लाभ भी मिलता है। तो ऐसे में देखना होगा कि आजमगढ़ से गोपालपुर की सीट से अखिलेश यादव को क्या कुछ फायदा होता है और क्या गोरखपुर के शहर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अकील तमाम जानकारी के लिए। तो अखिलेश यादव का लगभग ये तय माना जा रहा है कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पूर्वांचल की किसी भी सीट से सपा सुप्रीमो चुनाव लड़ सकते हैं या फिर उनकी जो सीटें हैं कन्नौज वहां से भी वो चुनाव में उतर सकते हैं। अभी फिलहाल में आजमगढ़ से सांसद हैं और उन्हें अब लोकसभा की सदस्यता भी छोड़नी होगी। मध्य प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। नई आबकारी नीति में अंगूर के अलावा जामुन से भी शराब बनाने की अनुमति दी जाएगी, तो वहीं विदेशी शराब को सस्ता किया जाएगा। कैबिनेट ने घर पर शराब रखने की सीमा भी बढ़ा दी है। अब लोग पहले के मुकाबले 4 गुना ज्यादा शराब घर पर रख सकेंगे। इसके अलावा जिस शख्स की सालाना आय 1 करोड़ रुपए है वो घर पर बार भी खोल सकता है। प्रदेश में शराब की नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी। आबकारी विभाग ने उप दुकानें खोलने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया है। शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को वर्ष 2022-23 के लिए नई शराब नीति को मंजूरी दी है। इसके मुताबिक विदेशी यानी अंग्रेजी शराब सस्ती होगी, क्योंकि सरकार ने विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी 10 से 13% तक कम करने का निर्णय लिया है। साथ ही नई आबकारी नीति में प्रावधान किया है कि अब से देशी और अंग्रेजी शराब की बिक्री एक ही दुकान पर की जाएगी। तो 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू होने जा रही है, जहां एमआरपी से 20% तक अंग्रेजी शराब के दाम घट सकते हैं। देसी दुकान, विदेशी दुकान एक ही साथ चलेंगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक,
खबर आ रही है जिस तरह से कि आबकारी नीति में बदलाव की बात कही जा रही है, 1 अप्रैल से नई नीति लागू होने की बात कही जा रही है, क्या कुछ इसमें प्रावधान होने वाले हैं? बिल्कुल दिनेश, बात की जाए मध्य प्रदेश सरकार की तो कल शिवराज कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है, जिसमें बात की जाए शराब नीति 2022 और 23 की। तो 2022 और 23 की शराब जो नीति है उसमें कहीं ना कहीं जो देसी शराब की दुकान है उसमें इंग्लिश शराब भी जो दुकानदार हैं वो बेच सकते हैं, और देसी शराब की दुकान में इंग्लिश शराब जो है वो बेच सकते हैं। मगर बात की जाए जो पैसे की, क्योंकि जिस प्रकार से देसी और अंग्रेजी शराब के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे थे, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने 10 से 15% जो ड्यूटी चार्ज है वो कहीं ना कहीं कम कर दिया। यानी देखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में अब जो शराब है वो कम दामों में मिलती नजर आएगी। मगर बात की जाए विपक्ष की, तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है, क्योंकि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश सरकार शराब को बढ़ावा देने के लिए उनकी जो राशि है वो कहीं ना कहीं घटाते नजर आ रही। क्योंकि बिक्री की बात की जाए 2021 और 22 की बात की जाए तो 2021 और 22 की बिक्री बहुत कम हुई थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने कहीं ना कहीं राजस्व बढ़ाने के लिए एक कदम उठाया है, और 2022 और 23 के जो आबकारी जो नीति बनाई गई है उसमें कहीं ना कहीं जो शराब के जो दाम हैं वो कहीं ना कहीं कम करने की बात कही गई है। पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से ये जो नई शराब नीति है वो लागू हो जाएगी। मगर बात की जाए विपक्ष की, तो लगातार विपक्ष सवाल उठा रहे कि पूर्व मुख्यमंत्री की बात की जाए उमा भारती की, तो उमा भारती ने जिस प्रकार से शराब को लेकर एक अभियान छेड़ा है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चेतावनी दी है कि मध्य प्रदेश में जो शराब है वो बंद की जाए। मगर अभी तक किसी प्रकार का इसमें एक्शन नहीं लिया गया है, और अब एक बार फिर शराब के दाम में जिस प्रकार से कमी देखने को मिलेगी 1 अप्रैल से, जो शराब सस्ती हो जाएगी मध्य प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो हमलावर। विपक्ष का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की चेतावनी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नदारत कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, जिसके चलते नई शराब जो नीति है कल शिवराज कैबिनेट की बैठक में बड़ा अहम फैसला लिया गया है। तो 1 अप्रैल से अब मध्य प्रदेश में जो शराब है वो कम दामों में मिलती नजर आएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू होगी। देसी दुकानों पर विदेशी शराब एक साथ बेच सकते हैं। प्रदेश में लगने वाला एक्साइज ड्यूटी को 10% तक कम कर दिया है। 1 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले लाइसेंस ही होम बार लाइसेंस भी ले सकते हैं। तो एमपी में अब 1 अप्रैल से होगी नई शराब नीति, जिसमें अब अंग्रेजी शराब है उसके दाम भी घट जाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।